सभी को नमस्कार। आज हम केंद्रीय प्रवृत्तियों का मापन अर्थात मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। किसी भी अनुसंधान या रिसर्च का जब विश्लेषण में संपूर्ण आंकड़े और वितरण प्रस्तुत करना बिल्कुल जरूरी नहीं होता। आंकड़ों की प्रकृति प्राय ऐसी होती है कि वे किसी भी केंद्रीय मान के आसपास एकत्रित होते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि समस्त जो डाटास हैं उसका वितरण आपको प्रस्तुत नहीं करना होता है। जो आपके डाटास हैं वो क्या होते हैं, केंद्रीय जो मान है या सेंट्रल टेंडेंसी है उसके आसपास एकत्रित होते हैं। अतः उनका जो है वितरण कर दो तो वह चीज़ समझ में आ जाती है। ठीक है, एक उदाहरण दिया है कि भारत में बालकों और बालिकाओं का पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर तथा व्यावसायिक या तकनीकी स्तर पर शैक्षणिक स्तर का अलग अलग वर्णन करने की अपेक्षा केवल हम औसत राष्ट्रीय शैक्षिक स्तर अगर बता देते हैं तो वो पर्याप्त होता है। इसी प्रकार सारे वर्गों के व्यक्तियों की अलग अलग आय दर्शाने की जगह हम औसत आय का वर्णन कर दें तो वह भी उपयुक्त होता है। इस प्रकार एक अंक या मान या मूल्य यूं कह दो न केवल सारे वितरण का वर्णन कर देता है अपितु अनेक जो वितरण है या डाटा से उसकी तुलना करने में भी क्या होता है, सहायक होता है। ऐसे माप जो किसी आवृत्ति के वितरण की औसत विशेषताओं को दर्शाते हैं वो क्या कहलाते हैं, केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप कहलाते हैं। अच्छा, केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप कौन कौन से हैं? मध्यमान है, मध्यांक है या बहुलक है। ठीक है, मध्यमान एक गणितीय माप है जबकि मध्यांक और बहुलक है वो स्थितीय माप होते हैं। ये माप आंकड़ों को सरलता से समझने, उसकी तुलना करने व विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये है कि केंद्रीय प्रवृत्तियों के मापन क्या हैं। अब अपन एक एक की चर्चा करते हैं। सबसे पहले मध्यमान जिसे मीन कहते हैं, उसका अर्थ क्या हुआ, दैनिक जीवन में मध्यमान को हम क्या कह के पुकारते हैं, औसत भी कहा जाता है। जैसे कि 1993 से 1994 में एक भारतीय नागरिक की औसत आय अगर 10,694 रुपये थी और वर्तमान सूचकांक पर वर्ष 2000 से 2001 में ये 17,643 थे, तो ये क्या हुआ, एक औसत बता दिया अपन ने। ठीक है, अतः मध्यमानों के मापनों का कुल योग जो होता है उससे उसकी संख्या को भाग देने पर हमें उसका मध्यमान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, एक आदर्श मध्यमान के कुछ गुण होने चाहिए, जैसे कि इसका एक विशिष्ट मान होता है, इसकी गणना करते समय वितरण के किसी भी अंक को छोड़ना या अनदेखा नहीं करना चाहिए, सरलता से इसकी गणना की जा सकती है। यह एक ऐसा मान होना चाहिए जो अपेक्षाकृत किसी आकस्मिकता से बहुत अधिक प्रभावित भी नहीं हो। अच्छा, मध्यमान कई प्रकार के होते हैं, विशेष रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गणितीय मध्यमान जिसे हम x कह के संबोधित करते हैं। दूसरा होता है ज्यामितीय या गुणोत्तर मध्यमान जिसे ज्योमेट्रिक मीन भी कहते हैं, जिसे हम GM के रूप में दर्शाते हैं। और तीसरा होता है हरात्मक मध्यमान जिसे हार्मोनिक मीन भी कहते हैं और इसे शॉर्ट में HM के रूप में दर्शाते हैं। और चौथा होता है द्विघाती या वर्गकर्णी मध्यमान जिसे क्वाड्रेटिक मीन भी कहते हैं और इसे QM के रूप में दर्शाते हैं। ये चारों ही प्रकार के मध्यमानों में गणितीय मध्यमान
कि सांख्यिकी में बहुत अधिक महत्व है और इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इसे गणितीय औसत या केवल मध्यमान के रूप में भी संबोधित किया जाता है। आसान शब्दों में यदि गणितीय मध्यमान को परिभाषित करें तो यह एक औसत मूल्य है। मध्यमान सारे पदों के योग को पदों की संख्या में विभाजित करने पर प्राप्त होने वाली संख्या है। आया समझ में? मध्यमान क्या है? जितने भी पद हैं उनका योग करो और पदों की संख्या से उसको विभाजित करने पर जो हमें प्राप्त होता है वह कहलाता है मध्यमान। गणितीय मध्यमान की गणना के लिए हम दो विधियां उपयोग में लाते हैं। एक तो लाते हैं प्रत्यक्ष विधि और दूसरी लाते हैं हम संक्षिप्त विधि। संक्षिप्त विधि का उपयोग तब किया जाता है जब पदों की संख्या अधिक हो और पद आंशिक प्रवृत्ति का हो। इस प्रकार का उपयोग से न केवल सांख्यिकी गणना में सरलता होती है बल्कि त्रुटियों की संभावना भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हुआ अपना मध्यमान। अब अपन आते हैं कि जो ये मध्यमान है वह हमें इससे क्या फ़ायदा होता है। गणितीय मध्यमान से हमें क्या एडवांटेज है और इस गणितीय मध्यमान के क्या दोष हैं। तो सबसे पहले हम इसके एडवांटेज को देखते हैं। इसमें जानकारी इतनी सरल हो जाती है कि एक साधारण व्यक्ति भी आसानी से इसे समझ सकता है। ठीक, इसकी गणना भी बहुत सरल होती है। दिए हुए है अंकों या इकाइयों का क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होना आवश्यक नहीं होता। इसमें वितरण के हर पद को महत्व दिया जाता है। साथ ही अलग अलग वितरणों के मध्यमान उनके बीच तुलना करने में भी सहायक होते हैं। तो ये एडवांटेज क्या होते हैं? जो आपके गणितीय मध्यमान होते हैं उनके होते हैं। दूसरा, गणितीय मध्यमान के दोष। देखो, केवल केंद्रीय प्रवृत्ति के आधार पर गणितीय मध्यमान को कल्पित करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरा इसका दोष है कि गुणात्मक गणनाओं के लिए इसका उपयोग हम नहीं कर सकते। यदि किसी एक इकाई की आवृत्ति नहीं दी गई हो तो मध्यमान ज्ञात नहीं किया जा सकता। मध्यमान प्राय दी गई इकाइयों से बाहर होता है। जैसे 1, 2, 3 और 4 का मध्यमान 2.5 है जो कि इकाई के बाहर है। ठीक है ना? बड़ी आवृत्तियाँ छोटी आवृत्ति की तुलना में अधिक भार रखती है। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि किन्हीं दो श्रेणियों का मध्यमान समान है तो भी उसके निष्कर्ष असमान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी कॉलेज में 3 वर्षों में छात्रों की संख्या 1000, 2000 और 3000 है और दूसरे महाविद्यालय में उन्हीं वर्षों में ये 3000, 2000 और 1000 हो, मतलब उल्टा हो। यद्यपि दोनों की परिस्थितियां में मध्यमान 2000 छात्र, किंतु पहली स्थिति प्रगति की ओर दर्शाती है और दूसरी स्थिति किसकी ओर दर्शाती है? ह्रास की ओर दर्शाती है। तो इस प्रकार के ये दोष जो होते हैं वह किस में देखे जाते हैं? गणितीय मध्यमान या मध्यमान के अंतर्गत देखने में आते हैं। ठीक है। अब जो ये मध्यमान के बाद अपन मध्यांक क्या होता है और उसके अलावा ये आपका मोड क्या होता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये हम कल देखते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।